दोस्तों 18वीं सेंचुरी के आसपास भारत में एक ही समय पर कई किंगडम्स और रूलर्स रूल किया करते थे, जिनमें मुगल्स, सिख और मराठास बस कुछ एग्जांपल्स हैं। वहीं नेपाल की बात करें तो वहां पर भी छोटे छोटे किंगडम्स इंडिपेंडेंटली अपना शासन चलाते थे, जिनमें एक बड़ा ही फेमस नाम था गोरखा साम्राज्य का। 1742 में पृथ्वी नारायण शाह गोरखा किंगडम के एक नए राजा बनाए गए, जिनका एम्बिशन गोरखा साम्राज्य को एक बड़े स्केल पर फैलाने का था और इसीलिए 1769 आते आते उन्होंने काठमांडू, पठान और भटगांव के मल्ला किंगडम्स को डिफीट कर उन्हें एक सिंगल स्टेट किंगडम ऑफ नेपाल डिक्लेयर कर दिया। वो इस न्यूली क्रिएटेड नेपाल को असल हिंदुस्तान यानी रियल लैंड ऑफ हिंदूज कहते थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उस वक्त सिर्फ इस्लामिक मुगल रूलर्स का शासन था। खैर आगे चलकर उन्होंने किंगडम ऑफ नेपाल की टेरिटरी को एक्सपेंड करते हुए शिमला, गढ़वाल, कुमाऊं और सिक्किम के रीजन को भी एनेक्स किया, मगर उनके डिसेंडेंट्स 1816 में ब्रिटिश आर्मी के साथ हुए एंग्लो नेपालीस वॉर में हार गए। इसके चलते उन्हें ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन करके ये सभी एनेक्स रीजन्स छोड़ने पड़े। मगर वो ब्रिटिश एम्पायर जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को कोलोनाइज किया, आखिर नेपाल पर आकर कैसे रुक गया, और क्यों एंग्लो नेपालीस वॉर जीतने के बावजूद भी नेपाल को एक पार्शली इंडिपेंडेंट स्टेट बने रहने दिया। आइए यही जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल नाउ। दोस्तों नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी ये किसी भी तरह से एक ओशन या सी से कनेक्टेड नहीं है। वहीं ये काफी स्टीप माउंटेन्स और बड़े ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों से मिलकर बना है, जिसमें एक आउटसाइडर के लिए नेविगेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्रिटिश आर्मी की अगर हम बात करें तो उनके सोल्जर्स प्लेन्स यानी मैदानों में लड़ने के लिए ट्रेन थे, और ऐसे माउंटेनियस रीजन्स पर लड़ना उनके लिए एक नया और ब्रूटल एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरी ओर नेपाली आर्मी के गोरखा सोल्जर्स गरिल्ला वारफेयर में स्पेशली ट्रेन थे, जिनके लिए वहाँ के टेरेन काफी फायदेमंद थे। साथ ही साथ ऐसे रीजन में ब्रिटिश सोल्जर्स की एक बड़ी आर्मी के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे रोड्स और ब्रिजेस ना होना भी बड़ा ही कॉस्टली डिसएडवांटेज था। इसीलिए इन सभी टोपोग्राफिकल रीजन्स की वजह से नेपाल को कॉलोनाइज करना ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बड़ा चैलेंज था। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक आते आते किंगडम ऑफ नेपाल का एक्सपेंशन काफी तेजी से फैल रहा था, और वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने में जुटी हुई थी। इन सबके बीच नेपाल से तिब्बत को जोड़ते हुए ट्रेड रूट्स भी ब्रिटिशर्स के लिए नेपाल को कॉन्कर करने का एक फैक्टर बने हुए थे, और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से 1814 में एंग्लो नेपालीस वॉर शुरू होती है। ये वॉर 2 कैंपेन्स में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिश आर्मी को हैवी लॉस फेस करना पड़ा, और अगले 2 साल तक चलने के बाद 1816 में वॉर खत्म हुई। गोरखा सोल्जर्स इस बैटल में बड़े ही बहादुरी से लड़ने के बाद भी ब्रिटिश आर्मी के हाथों डिफीट हो गए, मगर उनके इस वैलर को देख आगे चलकर उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया गया। और इसीलिए कई नेपाली नेशनलिस्ट का मानना यह भी है कि ब्रिटिशर्स का नेपाल को ना कॉलोनाइज करने का एक रीजन किंगडम ऑफ नेपाल की फियर्सफुल और डेडली गोरखा आर्मी भी थी। इंडिया और चाइना दोनों को ही एक दूसरे से नेपाल सेपरेट करता है। नेपाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के बीच एक बफर जोन का काम करता था, जिसके चलते ब्रिटिश और चाइनीज टेरिटरी के बीच क्लैश के चांसेस काफी कम थे। उस वक्त चाइना में किंग डायनेस्टी का रूल था, जिनकी इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वो 18वीं सेंचुरी के वर्ल्ड पावर माने जाते थे। ब्रिटिश आर्मी का नेपाल को कॉलोनाइज करना किंग डायनेस्टी के साथ एक ओपन कन्फ्रंटेशन माना जाता, और अपने एक्सपेंशन के अर्ली स्टेज में ब्रिटिश राज किंग डायनेस्टी जैसे बड़े एम्पायर से कन्फ्लिक्ट करने की सोच भी नहीं सकता था, और इसीलिए नेपाल को एज अ बफर जोन बनाकर ब्रिटिश राज नेपाल को कॉलोनाइज करने का डिसीजन नहीं लेता है। अभी तक हमने नेपाल के ना कॉलोनाइज होने के कुछ रीजंस देखे, मगर क्या इसका मतलब ब्रिटिशर्स के इंडिया में होते हुए नेपाल हमेशा से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहा? वेल दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1816 में हुए ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग नेपाल को एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें नेपाल एक पार्शली इंडिपेंडेंट स्टेट बना, और जिसके इकोनॉमिक और मिलिट्री डिसीजंस ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इन्फ्लुएंस थे। हालांकि 1923 में हुई एक और ट्रीटी के बाद ब्रिटेन ने नेपाल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया। ब्रिटिश आर्मी का नेपाल को ना कॉलोनाइज करना सिर्फ किसी एक रीजन की वजह से जज करना काफी नहीं है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। नेपाल की जियोग्राफी, उनकी फेयरफुल गोरखा आर्मी, उनकी पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके चाइना और इंडिया के बीच एक बफर स्टेट होने की वजह। खैर इस सब के बाद अपने 200 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से चले आ रहे मोनार्की सिस्टम को खत्म कर नेपाल 2008 में एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद से ही इंडिया और नेपाल के फॉरेन रिलेशंस में काफी सुधार आया। आपका ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच पास्ट में हुए इस कन्फ्रंटेशन पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल कोश को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।